हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स मैजिक। तो कल तक हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि गुडविल कैसे निकाली जाती है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो इसका फॉर्मूला होता है गुडविल का वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। मैंने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब कल भी बताया था कि जितने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब होता है कि उस गुडविल से तुम्हें कितने साल तक फायदा मिल सकता है, कितने साल तक तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट होगा, उसी को कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, अब देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेक्स। मतलब जितने भी तुम्हारा प्रॉफिट हुआ उन सबका क्या कहते हैं टोटल, और क्या कहते हैं जितनी तुम्हारे पे क्वेश्चन में वेक्स के रखे हैं उन सबका टोटल और उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इन सब गुडविल के चैप्टर में कुछ नहीं होता, बस तुम एडजस्टमेंट समझ जाओ कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, एबनॉर्मल लॉस क्या है, तो तुम ये चैप्टर आसानी से कर लोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें तुम्हारी एडजस्टमेंट है। It was agreed to calculate value of goodwill of a firm at 3 years purchase of the weighted average profits of the past 4 years. Goodwill calculate करनी है, 3 years purchase दे रखा है of the past 4 years. The appropriate weights to be used to each year and ये weight दे रखी है, ये तुम्हें क्वेश्चन में goodwill निकालने के लिए काम आएगी। ठीक है, the profits for the year ended on 31 मार्च आर 2012 में प्रॉफिट कितना हुआ था 20,200, 2013 में 24,800, 2014 में 20,000 और 2015 में 30,000। और नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है। पहली क्या है, ऑन 1 December 2013 अ मेजर रिपेयर वॉज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लांट इनकरिंग ₹6,000 विच अमाउंट वॉज चार्ज टू रेवेन्यू। द पेड सम इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल calculation subject to adjustment of depreciation of 10% per annum on reducing balance method। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 1 दिसंबर 2013 को एक मशीन को रिपेयर कराया गया। ठीक है, और उसकी कॉस्ट लगी 6,000 रिपेयर कराने में। विच अमाउंट वॉज चार्ज टू रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका कौन सा होता है, वो एक्सपेंडिचर होता है जो आपका लंबे समय तक आपको फायदा नहीं देता, या फिर जो ना आपकी एसेट्स कम करता, ना जो आपकी एसेट्स बढ़ाता, ना आपकी लाइबिलिटीज कम करता। ये ऐसा जो एक्सपेंडिचर होता है उसे कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आपकी मशीन ही तो रिपेयर की है, इसने तुम्हारा एसेट्स ज्यादा बढ़ा तो गया नहीं कि एसेट्स तुम्हारा और आ गया हो, 1 से 2 हो गई हो मशीन, ऐसा तो नहीं है, वही मशीन ठीक हुई है। तो ये इन्होंने सही किया है बिल्कुल कि इन्होंने रेवेन्यू में चार्ज कर दिया 6,000। लेकिन क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है कि द पेड सम इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज। अब हमें ये 6,000 रेवेन्यू को हमें ये मान के चलना है कि ये कैपिटलाइज है, मतलब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हमें ये मान के चलना है कि जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मान के चलेंगे तो फिर हमें इस पर डेप्रिसिएशन भी लगानी पड़ेगी। तो फिर हम जब ये मान के चलेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो जहाँ पे हमने ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को समझ के 6,000 माइनस किया था, तो ये हम वापस से ऐड बैक कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये मान के चलना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्वेश्चन में ये बोल रखा है, हमें ये मानना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो फिर हमारा खर्चा नहीं होगा। फिर हम खर्चा नहीं मान के, हम ये मान के कि हमारी बैलेंस शीट में जाता है तो ये खर्चा नहीं होगा। ठीक है, और इस पर हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे। सेकेंड जिसमें देखते हैं, द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 वॉज ओवर वैल्यूड बाय 2,400। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होता है क्वेश्चन में तो उसे माइनस कर देते हैं, और अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड होता है तो उसे एड बैक कर देते हैं। ठीक है, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ ₹4,800 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। मतलब हर साल एनुअल चार्ज, मतलब हर साल मैनेजमेंट कॉस्ट देंगे हमें 4,800 की गुडविल को वैल्यू करने के लिए। तो ये हर साल देंगे, ये आपका नॉर्मल लॉस है, तो ये आप हर साल माइनस करेंगे। तो हम इसकी एडजस्टमेंट टेबल बना के एडजस्टमेंट प्रॉफिट निकाल के सबसे पहले कि कौन कौन से साल है, 2012, 2013, 2014 और 2015। ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे ईयर्स। अब देखो हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना दे रखा है, 2012 का हमारे पास दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है 20,200 के। यहाँ पे हम प्रॉफिट्स लिखेंगे, प्रॉफिट जो हमारे दे रखे हैं क्वेश्चन में। 2012 का दे रखा है 20,000
200, ठीक है। और 2013 का दे रखा है हमारे पास 24,800, ठीक है। 2014 का हमारे पास दे रखा है 20,000 और 2015 का हमें दे रखा है 30,000। ठीक है। और ये गूगल के जो क्वेश्चन है सीधा सीधा आते नहीं है कभी एग्जाम में, लेकिन ये जैसे एडमिशन होता है और क्या कहते हैं रिटायरमेंट का चैप्टर हो गया, डेथ का चैप्टर हो गया, इन सब में गूगल कैलकुलेट करने के लिए साथ में निकाली जाती है एडजस्टमेंट के अंदर। गूगल का क्वेश्चन वैसे सीधा सीधे बहुत कम ही आते हैं, आ भी सकता है 3 नंबर में, लेकिन मुश्किल ही आता है सीधा सीधा। इस क्वेश्चन से थ्योरी आ सकती है थोड़ी बहुत MCQ में, ठीक है। और अब देखते हैं प्रॉफिट लिख दिए हमने सारे। अब देखते हैं हमारी पहली एडजस्टमेंट क्या की, हमें जो ये रेवेन्यू खर्चा था इसे हमें कैपिटलाइज मांग के चलना था। और जब हम रेवेन्यू को कैपिटलाइज मांग के चलेंगे तो कैपिटलाइज मांगने का मतलब हमारे पास क्या हो गया कि जो हमने माइनस किया था अपने प्रॉफिट से रेवेन्यू मांग के, अब वो हम वापस से ऐड बैक करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे ऐड, यहाँ पे लिख देंगे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू, ठीक है। ये हम लिख देंगे ऐड, ठीक है। कौन से साल में हुआ था, कौन से 1 दिसंबर 2013। अब 1 दिसंबर 2013 हमारे कौन से ईयर में आएगा, ये ईयर कब चलेगा आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2012 तक। ये कब चलेगा 1 अप्रैल से ये कब चलेगा आपका 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक। ये चलेगा 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 तक। और ये चलेगा 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक। तो 1 अप्रैल 2013 और 31 मार्च 2014 के बीच में तो आएगा आपका 1 दिसंबर 2013, ठीक है। तो इसलिए हम ये जो हम ऐड करेंगे ये 6,000 जो रेवेन्यू के वो हम इस साल में ऐड करेंगे 2014 में, ठीक है। ये हो गया, हमने ऐड कर लिया। अब ठीक है सेकंड जिसमें इसमें क्या था, ये जो हम एक्सपेंडिचर मांग के चल रहे हैं इसमें हमें डेप्रिसिएशन लगाना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन कितना लगाना है 10%। तो सबसे पहला डेप्रिसिएशन हमारा 6,000 में लगेगा और कितने महीने का लगेगा 1 दिसंबर को हुआ है। 1 दिसंबर 2013 से 31 मार्च 2014 तक कितने महीने बचे, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 महीने बचे। तो कितने महीने का लगेगा 4 महीने का। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम, ठीक है। तो देखो 6,000 का हम 10% यहाँ पे निकाल के डेप्रिसिएशन 6,000 का 10% निकालेंगे और कितने महीने का निकालेंगे 4 महीने का, ठीक है। 4 3 क्विक 2 0 ये आ जाएगा हमारे पास डेप्रिसिएशन पहले महीने का, पहले उसका आ जाएगा हमारे पास 200 का। अब ये रिड्यूसिंग मेथड से लगाना है। रिड्यूसिंग मतलब जितना आपकी कॉस्ट थी मशीन की उसमें से जितना डेप्रिसिएशन लग गया उसको माइनस करके फिर जितना बचेगा फिर उस पर लगेगा। तो 6,000 में से 200 माइनस करेंगे तो 5,800 अब इस पर 10% लगेगा, इस पर पूरे साल का लगेगा। अब आगे जितना भी लगेगा वो पूरे साल का लगेगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा 580, ठीक है। और ये आप ब्रैकेट में लिखना क्योंकि ये हमें लेस करना है, ठीक है। अब हमारी अगली एडजस्टमेंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 वाज ओवर वैल्यूड। और क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड हो तो उसे माइनस कर देके और अंडर वैल्यूड हो तो उसे ऐड बैक कर देके, ठीक है। तो ये ओवर वैल्यूड है तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। कौन से ईयर में दे रखा है 31 मार्च 2013। 31 मार्च 2013 तो हम यहाँ पे 2400 लेस कर देंगे, ठीक है। और अगर क्लोजिंग स्टॉक हम इसमें लेस करेंगे क्योंकि ओवर वैल्यूड है तो अगले साल में उसी क्लोजिंग स्टॉक को जो हमने लेस किया है उस क्लोजिंग स्टॉक को हम प्लस करेंगे। अगर हम क्या कहते हैं, अगर ये क्वेश्चन में ये दे रखा होगा कि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड दे रखा होगा तो हम इस साल में प्लस करके और अगले साल में माइनस करके, लेकिन दे क्या रखा है ओवर वैल्यूड। तो ओवर वैल्यूड दे रखा है तो इस साल में माइनस करेंगे और अगले साल में ऐड बैक करेंगे। तो 2013 में तो हम 2400 माइनस करेंगे और 2014 में हम लोग 2400 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू कितना है 2,400, ठीक है। अब हमारी अगली एडजस्टमेंट क्या आगे रखी है,
टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 4,800 शुड बी मेक फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। ये 4,800 में एनुअली हर साल में से मतलब माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे 4,800 मैनेजमेंट कॉस्ट, 4,800 हमारा सब में से माइनस हो जाएगा, माइनस 4,800 माइनस 4,800 और यहाँ पे माइनस 4,800। ठीक है, अब हम इसका चारों साल का एडजस्टेड प्रॉफिट निकालें। देखो एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है, सबसे पहले 2012 में 20,200 का तो प्रॉफिट था और मैनेजमेंट कॉस्ट कितने की माइनस करनी है हमें, 4,800 की हमें इसमें से मैनेजमेंट कॉस्ट माइनस करनी है। तो हमारे पास इसका एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 15,400। यहाँ पे हम लिख देंगे एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, 2013 में से 24,800 का हमारा प्रॉफिट था, 2,400 माइनस और 4,800 माइनस 4,800 2,400 कितने हो गए आपके पास, ये हो गए 12 और 1 2 4 60,200 हो गए आपके पास। ठीक है, तो इसमें से हम 24,800 में 60,200 माइनस करेंगे, हमारे पास बचेगा 17,600। ठीक है, 2014 में 20,000 का प्रॉफिट था, 6,000 का हमें ये ऐड करना था 26,000 और उसमें 2,400 हमें ऐड करना था, तो 26,000 2,400 हो जाएगा 28,400 और उसमें से हम ये माइनस कर देंगे आपका 5,000 का हमारे पास आ जाएगा 23,400। ठीक है, हमारे पास 2015 में कितने का था, 30,000 का, उसमें से हम 580 और 4,800 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 24,620। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सब ईयर्स का एडजस्टेड प्रॉफिट। अब हम निकालेंगे गुडविल। ठीक है, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, अब देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा हमें सबसे पहले। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन में टोटल ऑफ वेट्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये हमारा ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। इसके लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी, वो हम टेबल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे ईयर, कितने ईयर है, 2012 2013 2014 और 2015। ठीक है, ईयर के बाद हम सब ईयर्स के जो प्रॉफिट्स हमारे पास आ रहे हैं, जो एडजस्टेड प्रॉफिट निकल के आया हमारे पास ये वाले, ये एडजस्टेड प्रॉफिट लिखेंगे 15,400 17,600 23,400 और 24,620। ठीक है, ये हमने लिख दिया एडजस्टेड प्रॉफिट। अब हम सबके वेट्स लिखेंगे, यहाँ पे सब ईयर के आगे उनके वेट्स लिखेंगे। वेट दे रखे हैं यहाँ पे 1 2 3 4, 2012 का दे रखा है 1 2 3 4, ये सब हमें क्वेश्चन में वेट्स दे रखे हैं। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, इनका प्रोडक्ट प्रॉफिट का प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, जितना प्रॉफिट दे रखा है उसमें वेट का मल्टीप्लाई कर देके तो हमारा प्रोडक्ट निकल आता है। 15,400 इंटू 1 15,400, 17,600 इंटू 2 ये हो जाएगा हमारे पास 35,200, 23,400 इंटू 3 ये हो जाएगा हमारे पास 70,200, 24,620 इंटू 4 ये हो जाएगा हमारे पास 98,480। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ये प्रोडक्ट, जो हमें ऊपर ये लिखना है ना, प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट, ये लिखा है, ये हमारा प्रोडक्ट आया है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट, तो इन सब का हमें टोटल निकालना है। ये आ जाएगा 0 और ये 1 और ये 4 और ये आ जाएगा हमारे पास 2 9 1 2, ये आ जाएगा हमारे पास इतना 2,19,280 आ गया हमारे पास सारा हमारे प्रोडक्ट्स का प्रॉफिट के प्रोडक्ट्स का टोटल आ गया हमारे पास इतना। ठीक है, अब हम निकालेंगे वेट का टोटल, ये आ जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मेथड यही हो गया, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट ये अपॉन में टोटल ऑफ वेट्स, मतलब ये तो हम 219280 अपॉन 10 करेंगे तो हमारे पास सीधा 2192 आ जाएगा। देखो 0 से 0 कट जाएगा, 2192 ये आ गया हमारे पास
हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो अब इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को हम यहाँ पे रखेंगे 21928 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने दे रखे हैं हमारे पास, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखे हैं क्वेश्चन में 3 इंटू 3। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24, 3 2 6 7 8 और ये आ जाएगा हमारे पास 67 5 और 65,784। ये आ गया हमारे पास आपका गुडविल इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो हमें मुझे लगता है ये समझ आ गया होगा आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसका और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पेपर में सीधे आके नहीं है। अब हम देखेंगे सुपर एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे करके है, 3 मेथड है ना, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड। हम देखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हम देखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सुपर प्रॉफिट का मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं। गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जैसे एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज था एवरेज प्रॉफिट मेथड में, ऐसे सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो आप लोग को निकालना आता ही है, और नॉर्मल प्रॉफिट देखो, नॉर्मल प्रॉफिट का क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टेड, मतलब जितनी कैपिटल लगाइए, कैपिटल एम्प्लॉयड भी लिखा जाता है यहाँ पे, या फिर कैपिटल इन्वेस्टेड। सबका मतलब यही होता है कि जितनी कैपिटल लगाइए टोटल फर्म के अंदर, चाहे 1 पार्टनर हो, चाहे 2 पार्टनर हो, चाहे 3 पार्टनर हो, सबकी मिला के। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है अपॉन में 100। ठीक है, तो और ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है कि मतलब एवरेज बेसिस पे आपको नॉर्मल इतना आपको मिल रहा है। ठीक है, तो देखो इसका क्वेश्चन देखते हैं हम। अ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 7 years एज फॉलोज। ये सारे नेट प्रॉफिट और लॉस दे रखे हैं। इसमें 2010 में लॉस है और 2011 में भी लॉस है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, इसमें गुडविल निकालनी है। आगे क्या दे रखा है, द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज 12 लाख। Normal rate of return is 10%. Calculate the value of goodwill on the basis of 2.5 years purchase of average super profit earned during the above mentioned 7 years. ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे निकालने के लिए goodwill is equals to super profit into number of ईयर्स परचेज। ठीक है, यहाँ सुपर प्रॉफिट जो हमारा निकल के आएगा वो लिख देंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज लिख देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे निकाल के सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे सुपर प्रॉफिट। अब निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है हमें, 2000, कितने साल है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 2009 में कितना दे रखा है, 20,000। फिर हमारे 2010 में दे रखा है 70,000 का लॉस, तो लॉस माइनस होता है। फिर हमें दे रखा है 2011 में 40,000 का लॉस, तो ये भी माइनस होगा। ठीक है, फिर हमें दे रखा है 2012 में 2,50,000 का प्रॉफिट। फिर हमें दे रखा है 2013 में 2,70,000 का प्रॉफिट। फिर दे रखा है हमें 3 लाख का प्रॉफिट। फिर हमें दे रखा है 3,20,000 का प्रॉफिट। ये आप कोशिश करना कि एक ही लाइन में आए। ठीक है, अपॉन में 7 क्योंकि 7 साल है। ठीक है, अब देखो 20,000, ये 70,000 40,000 कितनी होगा, 1,10,000 होगा। ये हमें माइनस करनी है। देखो इन सबको हम प्लस करेंगे, 3,20,000, 3 लाख, 6,20,000, 6,20,000, 2 लाख, ये हो जाएगा हमारे पास 8,20,000, 8,20,000 और 70,000, 8,90,000 और 10,90,000 और ये हो जाएगा हमारे पास 50 और 60, ये 70। ठीक है, तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 10,50,000 अपॉन में 7। ठीक है, अब देखो 10,50,000 को अब अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1,50,000। 1,50,000 ये आ गया हमारे पास एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम 1,50,000। ठीक है, अब हम देखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे हम यहाँ पे, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल के अब हम
नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। क्वेश्चन में हमारी कैपिटल इन्वेस्ट कितनी की रखी है हमारे पास 12 लाख की। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में 10 अपॉन में 100। ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हम निकाल लेंगे यहाँ से, ये आ जाएगा हमारे पास 1,20,000। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1,50,000 में से 1,20,000 माइनस करेंगे, हमारे पास सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा 30,000 का। यहाँ पे सुपर प्रॉफिट 30,000 का आ गया। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमारे क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं 2.5 हमें दे रखे हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज को। 30,000 का अगर हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 75,000 की आ गई हमारे पास गुडविल। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ऐसे हमें ये क्वेश्चन करने सुपर प्रॉफिट मेथड के। तो मेरे को लगता है आपको ये सुपर प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और एवरेज प्रॉफिट आपको समझ आ गया होगा। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, आपको समझ आया हो, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, और इन सब क्वेश्चंस की मैं लिंक PDF बना के लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और कल हम पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड, और कल हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ने के बाद। और मैं देखूंगी अगर इस चैप्टर से अगर बोर्ड्स में वैसे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन अगर होंगे तो मैं देखती हूँ इस चैप्टर के अलग से कोई क्वेश्चन अगर बोर्ड्स में पूछे गए हो तो मैं वो बना के आप लोगों को इसके बाद कल के बाद की जो वीडियो होगी उसमें डाल दूंगी। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। समझ में आया क्या? 101%